नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। संडे का दिन है, एशिया कप का बड़ा मंच है और फिर एक बार आमने सामने हैं दो प्रमुख प्रतिद्वंदी, भारत और पाकिस्तान की टीमें। यानी बहुत दिलचस्प मुकाबले की तरफ आज शाम बढ़ रही है। जाहिर है, जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो उसको लेकर क्रेज और कंट्रोवर्सी उतनी ही बढ़ जाती है। पिछले मैच में हमने देखा ही है, हाथ न मिलाने वाली कंट्रोवर्सी हुई थी और उसकी वजह से इस मैच यानी जो आज का मैच है उसको लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। तो इस मैच में क्या क्या हो सकता है, इस पर बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं मेरे साथ। द फेडरल देश के शेखर हैं, और जो कि खेल की गतिविधियों पर लगातार लिखते हैं, नजर रखते हैं, और उसके इर्द गिर्द, इस मैच के इर्द गिर्द जो कंट्रोवर्सी भारत और पाकिस्तान के बीच जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसे किस नजरिए से हम देखें, उस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी ललित राय भी जुड़े हैं। तो मेरे दोनों सहयोगियों का स्वागत। और शेखर, आपसे शुरू करते हैं क्योंकि मैच है आज शाम को। लोगों का संडे है, लोग संडे मना रहे होंगे और शाम को इवनिंग जो है मैच एंजॉय करेंगे क्योंकि दो प्रमुख प्रतिद्वंदियों का मुकाबला होना है। तो इस मैच की अहमियत कितनी है, कितना खास है, पहले तो ये बताइए इस टूर्नामेंट के हिसाब से। बिल्कुल। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे यह है कि गहमा गहमी और जो खेल का मिजाज है वो बहुत गर्म रहता है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ भारतीय फैंस और पाकिस्तानी फैंस के ही नहीं, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाहें उस मैच में रहती है, क्योंकि जो मुकाबला होता है दोनों देशों के बीच काफी टक्कर देखने को मिलती है। मैदान पर भी तनातनी और छीटाकशी ये चीज भी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की जो चिर प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के, वो महज सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं, उससे बाहर भी है। खास शेखर, मैं ये जानना चाह रहा था, इस मैच का जो इस टूर्नामेंट के लिहाज से कितना अहम मैच है। ये सुपर 4 मैच है, मतलब इसके बाद क्या होने वाला, कितना अहम मुकाबला है आज वाला। जी जी जी। अब जो क्वालिफाइंग राउंड थे वो सारे खत्म हो चुके थे, तो जो ग्रुप स्टेज के मैच थे वो खत्म हो चुके हैं। और कल से जो लास्ट शनिवार था, तब से सुपर 4 के मुकाबले शुरू हो गए हैं। और आज दूसरा मुकाबला है, वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच। और इस एशिया कप में दूसरी बार भिड़ंत होगी इन दोनों टीमों के बीच में। पहली भिड़ंत लास्ट रविवार को हुई थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से करारी शिकस्त दी थी। और आज भी वो भारत इसी लिहाज से उतरेगा। हालांकि ओमान के खिलाफ जब भारत उतरा था, थोड़ा हल्के में ले लिया था, जिसको देखने में भी लगा था कि भारत के 8 विकेट डाउन हो गए थे। ओमान के खिलाड़ियों ने भारत के 8 विकेट डाउन कर दिए थे। सूर्य कुमार यादव खुद नहीं उतरे, उस पर भी सवालिया निशान उठे थे। हालांकि उन्होंने बाद में साफ किया था कि मैं इसलिए नहीं उठा क्योंकि अभी तक जो हमारे पीछे के जो बल्लेबाज है उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो आगे के मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए मैंने उनको मौका दिया। सभी को मौका भी मिला। लेकिन आज चाहे भारत अभी रन रेट के हिसाब से सुपर 4 के जितने भी टीम है सब में सबसे आगे है। वहीं पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ भी हारा था और बाकी के खिलाफ भी उसको तो बड़ी मुश्किलों से जीत का सामना करना पड़ा था, तो थोड़ा सा उसका रन रेट काफी है। अगर मौजूदा हालत भी देखा जाए तो भारतीय टीम पाकिस्तान पे काफी मजबूत नजर आती है। वहीं अगर सिर्फ सुपर 4 की बात करें मनु जी, जैसे कि आपने पूछा कि कितनी अहमियत रखती है, तो जो भी सुपर 4 में से सिर्फ महज जो 4 टीमें हैं उनमें से सिर्फ 2 टीमें सीधे फाइनल में पहुंचेंगी और फाइनल भिड़ंत होंगी। इसमें अंकों का जो दिया जाएगा वो सिर्फ वैसे ही रहेगा, जीतने पर 2 अंक, हारने पर 0, और अगर टाई हो जाता है मैच तो 1 अंक। तो आज भारत का पहला मैच है, पाकिस्तान का भी सुपर 4 का पहला मैच है, तो दोनों का ही ये रहेगा कि हम किसी भी तरह से आज का मुकाबला जीतें, ताकि आगे के जो हम 3 मैच और खेलेंगे, जो 2 मैच और खेलने हर टीम को 2-3 मौके खेलने को मिलेंगे,
तो आज अगर जो टीम जीत जाएगी तो उसमें से एक जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे भी मैच देखने में तो आज मजा ही आने वाला है, तो क्योंकि तो शेखर कह रहे हैं कि आज जो टीम जीतेगी उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। भारत अगर जीतता है तो आज उसका जो है फाइनल का टिकट तय हो सकता है, शेखर जैसा बता रहे हैं। लेकिन शेखर, ओमान के जी खिलाफ तो भारत की टीम, उसकी स्ट्रेटजी एक्सपोज हो गई थी। मतलब अगर लास्ट मोमेंट पे पांड्या ने कैच वो नहीं पकड़ा होता या इस तरह का, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल ओमान की टीम ने तो बड़ा उलटफेर कर लिया था। तो क्या बिल्कुल। भारत उतनी ही कॉन्फिडेंट है या आज के मैच को लेके कुछ अलग देखा जा रहा है? बिल्कुल, एक्चुअल में मुझे तो ये लग रहा है कि क्योंकि भारत ऑलरेडी सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर गया था, ओमान के साथ खेला जाने वाला मैच महज औपचारिकता ही रह गया था। तो मुझे ये लगता है कि सूर्य कुमार एंड टीम ने जो ओमान के खिलाफ मैच खेला जाना था उसको बेहद हल्के में ले लिया। हालांकि जो दो दिग्गज बॉलर्स हैं उनको रेस्ट दिया गया था, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को रेस्ट दिया गया था। तो ये भी एक हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि हमारे दो बॉलर अगर बाहर है तो थोड़ा सा, लेकिन ओमान ने बहुत बेहतरीन खेल खेला। इंडियन क्रिकेट के साथ 8 विकेट डाउन कर देने बहुत, वो तो अभिषेक शर्मा ने अच्छी पारी खेली स्टार्टिंग में और उसके बाद संजू सैमसन ने थोड़ी सी पारी को संभाला और अर्धशतक बनाया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी बना दी। सूर्य कुमार यादव हालांकि वैसे ही चौंका रहे हैं हमें, जैसे MS धोनी अपने जो फैसले लेते थे मैदान पर, वैसे ही जैसे कि हमारे पास जो मेन बॉलर्स हैं जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ना वो उन पेसर से स्टार्टिंग करा रहे हैं बॉलिंग की, ना वो स्पिनर से करा रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या को पहले ला रहे हैं। ये आपने जी जी देखा जी। होगा। हाँ, तो तो स्ट्रेटजी शेखर बता रहे हैं कि जैसा महेंद्र सिंह धोनी चौंकाते रहे हैं लीडरशिप में, उसी तरह सूर्य कुमार यादव चौंकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा ओमान में उन्होंने प्रयोग किया ओमान के खिलाफ। लेकिन चौंकाने वाला मामला एक और हुआ था, और वो हुआ था पिछले मैच में। भारत के कप्तान जब टॉस हुआ था, हाथ नहीं मिलाया था पाकिस्तान की टीम के कप्तान से, और उसने जो है पूरी जो वर्ल्ड क्रिकेट है उसको चौंका दिया था। बड़ी बातें हुई हैं। तो क्या ललित हम ये माने कि आज का जो मैच है, जो भारत पाकिस्तान का दूसरा मुकाबला एशिया कप में, ये उस कंट्रोवर्सी के साए में होगा या उससे पार पाया जा चुका है? क्या लग रहा है? ललित जी, मुझे लग रहा है कि बहिष्कार तो नहीं कर रहे हैं आप मैच का, कहीं तो आप बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा हंस लीजिए। नहीं नहीं, बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। क्रिकेट का गेम तो क्रिकेट का गेम होता है और उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। लेकिन ये है कि जो पिछले मैच में, इस मैच में क्या कुछ होगा उसका नतीजा तो जब मैच की समाप्ति के बाद पता चल जाएगा कि किसने किसके ऊपर जीत दर्ज की। लेकिन जो आंकड़े हैं और एशिया कप का जो अगर आप इतिहास भी देखें तो उन आंकड़ों में पाकिस्तान से भारत 20 पड़ता है। तो अगर आंकड़ों को ही एक फर्क मान लिया जाए कि उसको वर्तमान में ट्रांसलेट करें तो इससे पता चलता है कि भारत की टीम जो है, टीम इंडिया आसानी से जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन क्रिकेट जो है अनसर्टेनिटी का गेम है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि शेखर ने भी कहा कि ओमान की टीम को उन्होंने हल्के में लिया, ऐसा लगा कि काफी हल्की टीम है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जीत तो दर्ज हुई, लेकिन ओमान जैसी हल्की फुल्की टीम के साथ अगर 8 विकेट गंवाने पड़ जाए और मतलब एक तरीके से आपको स्ट्रगल करना पड़ जाए, और जो सब नंबर 1 टीम है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो खड़ा होना शुरू हो जाता है। अभी की जो बात है, तो इस मैच में क्या है कि हैंडशेक का जो इश्यू है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव से पत्रकार ने सवाल पूछा था मीडिया कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने मतलब पत्रकार का जो सवाल था वो भी सीधा सवाल नहीं था हैंडशेक को लेकर के, और उन्होंने भी जवाब जो है हैंडशेक को लेकर के सीधे सीधे नहीं दिया। पत्रकार ने ये पूछा जो है कि भाई आप जिस तरीके से आपने अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले मैच में, क्या और प्रदर्शन के अलावा मतलब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग के अलावा अन्य जो इश्यूज थे, अन्य पहलू जो थे, उस पर आपने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो क्या वो रिपीट होगा? तो उनका जवाब यही था कि हमने बहुत अच्छा किया था और उम्मीद है कि जैसा कुछ हुआ था वैसा ही प्रदर्शन हम फिर दोहराएंगे। तो अब इसके मतलब बहुत सारे मायने हो गए कि मतलब हम बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब में रौ देंगे पाकिस्तान को, और साथ ही साथ जो पीछे वाला वाकया हुआ था उसको भी शायद दोहराया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि पाकिस्तान और भारत की
के बीच का जो रिश्ता रहा है और अभी भी है, वो हमेशा उतार चढ़ाव के दौर से ही। पाकिस्तान हमेशा भारत को शक के नजरिए से देखता रहा है। पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के पास अपनी बेहतरी के लिए तमाम अवसर आए। जैसा कि क्रिकेट की फील्ड में पाकिस्तान की अपनी एक अलग मुकाम हुआ करता था, उसकी अपनी एक पहचान हुआ करती थी, लेकिन पाकिस्तान की अपनी इनहेरेंट एक प्रॉब्लम रही कि वो अपनी हर समस्या के लिए दोष देने का काम जो है वो भारत पर करता रहा है। लिहाजा कुछ भी हो तो उसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भारत जिम्मेदार है। और हैंडशेक इशू को भी अगर देखिए तो एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी, जो कि इसको एसीसी कंडक्ट कराती है, आईसीसी अपेक्स बॉडी है, उसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपको हैंडशेक करना ही करना है। ये तो एक कर्टसी है, एक कर्टसी के तहत जो जी, ये वो एक जेस्चर है, मतलब ऐसा बहुत चीजें लिखी तो नहीं होती हैं, बट हाँ कई चीजें ऐसी होती हैं कि जेस्चर दिखाना पड़ता है आपको। तो क्या इस वाले मैच में ऐसा लग रहा है जैसा सूर्य कुमार यादव का बयान था, उसे तो आप अगर हम उसके दूसरे पहलू को देखें तो उसमें ये लग रहा है कि शायद वही कॉपी पेस्ट होगा इस बार। तो ऐसा लग रहा है कि वो अभी क्योंकि मतलब क्योंकि वो देश की जो ऑडियंस देश की जो ऑडियंस है उसको भी संबोधित करना है उनको, तो हो सकता है कि कॉपी पेस्ट हो जाए। हाँ, मतलब जो पत्रकार का जो सवाल था कॉन्फ्रेंस में, उसमें उसने भी सीधा सवाल नहीं किया था हैंडशेक को, इनडायरेक्ट ही सवाल किया था और इनडायरेक्ट तरीके से सूर्य कुमार यादव ने उसका जवाब भी दिया। तो हो सकता है कि जब मैच के बाद जो सामान्य तौर पर लोग हाथ मिलाते हैं तो मे भी हो सकता है कि वो देखने को ना मिले। और निश्चित तौर पे इसका एक अपना एक ऐतिहासिक आधार है। सूर्य कुमार यादव ने भी जब ये कहा जो है कि पूरी जो जीत है वो सेना के शौर्य को समर्पित है और पहलगाम के जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी उनको समर्पित है, तो इसका मतलब है कि एक भारतीय होने के नाते खिलाड़ी जो है, निश्चित तौर पे कोई भी प्लेयर किसी भी या किसी भी फील्ड का व्यक्ति अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात को रखता है तो वो जिस कैपेसिटी में रखता है वो तो अलग इशू है, लेकिन ये बात भी सच है कि सबसे पहले वो भारतीय ही है। और एक कोई भारतीय कम से कम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जो पहलगाम की घटना हुई उसकी वो निंदा न करे, और ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के जो एयरबेसेस तबाह किए गए, सेना ने जो शौर्य दिखाया था उसकी सराहना न करे। तो यानी कि दोनों इश्यूज है कि भारतीय होने के नाते अपनी भारत की जो अस्मिता, सॉवरेनिटी, ये सारी जो चीजें हैं वो सबसे सुप्रीम है, क्योंकि उसके नीचे ही सारा कुछ आता है। तो उस समय कैप्टन जो सूर्य कुमार यादव थे उन्होंने वही किया जो उस समय की मतलब एक जरूरत थी। भारत की एक अपनी एस्पिरेशन भी है कि पाकिस्तान को कम से कम ये संदेश हर मोर्चे पर, हर मंच पर दिया जाए कि जो भी कुछ आपने किया वो सही नहीं था। आप अपने स्तर पर अपने हुक्मरानों को संदेश जरूर दीजिए कि ये जो लड़ाई की भाषा जो है छोड़िए। जी मनु। तो भारत ने संदेश देने की कोशिश की, जैसा ललित बता रहे हैं। तो शेखर, संदेश तो ये भी होगा कि आज हम किस तरह की टीम लेकर उतरते हैं। पिछली बार ओमान के मैच में जैसे आपने बताया कि हमारे जो कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया था, आराम दिया गया था, तो आज किस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है और कितनी पावरफुल रहेगी आज की टीम अगर वो शामिल होते हैं वो खिलाड़ी? और जैसे कि पिछले बार दो जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठाया गया था और उनके बिहाफ में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बुलाया गया था, लेकिन आज जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी तय मानी जा रही है। तो आज का स्क्वाड वही होगा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पिछला मैच खेला था और जीता था, वही टीम रहेगी, वही रहेगा। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, देन फिर उसके बाद संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव आएंगे। आज मुझे नहीं लगता कि पिछला मैच का जो ओमान के साथ खेला गया था उसमें जो गलती थी वो दोहराएंगे नहीं, किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेंगे, खासकर पाकिस्तान को। और दूसरा एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारत को एक चीज और सबक सीखने की जरूरत है। साल 2022 के एशिया कप से तब भी भारत ने जो क्वालिफाइंग राउंड था उसमें सारे मैच जीते थे, लेकिन सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ जब पहला मैच खेला गया था उसमें भारत को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वो कप हालांकि पाकिस्तान फाइनल में श्रीलंका के हाथों हार गया था, श्रीलंका तब तत्कालीन एशियन चैंपियन बनी थी। तो आज भारत को बिल्कुल सावधानी से खेलना होगा। हालांकि तब की टीम और आज की टीम में बड़ा अंतर है, तब रोहित शर्मा कैप्टन हुआ करते थे और आज सूर्य कुमार यादव के हाथों में कमान है।
तो काफी कुछ बदल चुका है, काफी नए चेहरे टीम इंडिया में हैं और बिल्कुल प्रेशर में नजर नहीं आते। वहीं मीडिया हल्कों में ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी काफी दबाव में है, खासकर भारत से हारने के बाद और जो हैंडशेक विवाद हुआ था तब से उन्होंने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने दबाव में है कि पीसीबी ने उनके लिए मोटिवेशनल स्पीकर तक बुलाया है ताकि वो दबाव से उबर सके। इसका फायदा भारत को आज उठाना होगा और ये देखना, और ये बहुत जरूरी है कि मैच जो टॉस है उसका भी काफी ज्यादा अहम रोल रहने वाला है आज के मैच में। अगर टॉस है, अब ये देखना होगा कि किस पिच पे होता है। अगर हल्की सी घास हो तो डेफिनेटली पहले बॉलिंग लेनी है, और अगर घास कम हो तो पहले बैटिंग ले लें। हालांकि इंडिया के पास बैट्समैनों की कमी नहीं है, तो शायद अगर वो पाकिस्तान को पहले खेलने के लिए आमंत्रित करे तो वो ज्यादा सही होगा और हफ्ते में निपटा कर उनको। हाँ, और पिछले मैच में जो संडे को मैच हुआ था, लास्ट मैच, उसमें पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जब उन्होंने सब उनके जो मेन बॉलर बैट्समैन सबको निकाल दिया था, लेकिन लास्ट में उन्होंने बॉलर्स को बड़े हल्के में ले लिया था। वही चक्कर ये हुआ कि शाहीन अफरीदी ने जो बॉलर होते हुए उन्होंने इतने सारे शॉट्स मारे और उनको जो आंकड़ा था वो एक समय ऐसा लग रहा था कि 100 के आसपास ही ठहर जाएगा, वो 140 तक पहुंच गया। तो यहाँ पर कुछ देखना होगा, भारत को आखिरी बॉल और आखिरी बॉल तक बिल्कुल अच्छे से खेलना पड़ेगा। और जो जिस तरह से, अगर आपने जैसे बताया कि ओमान के खिलाफ अगर हार्दिक पांड्या कैच नहीं लेते, उससे पहले आपने देखा होगा कि अर्शदीप शायद उन्होंने कैच छोड़ दिया था। तो फील्डिंग के मौके पर भी बिल्कुल मुस्तैद रहना पड़ेगा। हल्के में मैच आजकल लिया नहीं जा सकता क्योंकि ये भारत। जी शेखर बता रहे हैं कि हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में लेना भारी पड़ गया था ओमान के खिलाफ। हालांकि आखिर में भारत जीत ही गया, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ओमान भारी न पड़ जाए। लेकिन ललित, मतलब हम जब भारत और पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, हाल के सालों में जब हम देख रहे हैं, आप तो बहुत बरसों से क्रिकेट को फॉलो भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, हाल के बरसों में हम पाकिस्तान को वैसा नहीं देख पा रहे हैं कि जो इंडिया का मुकाबला कर सके। मतलब आमतौर पे मैच एक तरफा हो रहे हैं और भारत के पक्ष में झुके हुए दिख रहे हैं। मतलब भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस तरह का रोमांच अब रहा है भारत और पाकिस्तान के परंपरागत मुकाबले में, जैसे पहले रहा करता था, जिस तरह की जो है बड़ा क्रेज रहता था और बहुत माहौल रहता था? तो क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से उस क्रेजीनेस में कुछ कमी आई है? मनु, निश्चित तौर पे आप देखिए कि पाकिस्तान की टीम वो हुआ करती थी जिसमें इमरान खान, सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर, उसके बाद आपके वकार यूनुस, ये सब नाम हुआ करते थे। और ये जब खिलाड़ी मैदान पर होते थे तो उनके नाम से ही एक दहशत सी होती थी और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि आखिरकार पाकिस्तान की टीम को हरा पाना इतना आसान होगा। लेकिन ये बात सच है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान टीम का जो प्रदर्शन है वो खराब रहा है। जो पाकिस्तानी टीम अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए मानी जाती थी, चाहे बैटिंग है, चाहे बॉलिंग है, चाहे इवन फील्डिंग भी जो है, उसमें क्या है कि एक उनका नाम था। लेकिन यह कि समय के साथ धीरे धीरे उसमें क्षरण हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मनु की क्रिकेट का जो गेम है, स्पोर्ट्स का गेम है, इसमें उतार चढ़ाव जो है होता रहता है। अगर आप भारत की भी बात करें तो ऐसा नहीं था कि मतलब उसमें भी अप्स एंड डाउन्स होते रहे और कुछ फेजेस में भारत ने बहुत बेहतर किया, कुछ फेजेस में भारत ने बहुत खराब किया। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत न सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, यानी कि एक बेहतर, और फिटनेस, यानी कि ये जो 4-5 जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं किसी भी मैच को जीतने के लिए और क्रिकेट के गेम को जीतने के लिए, तो उसमें भारत कहीं ना कहीं वो इनसे जो है 20 पड़ रहा है, जो है ऊपर एक्सेल करता है। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह से पाकिस्तान से खिलाड़ी आते थे, निखर करके आते थे, वो चीज नहीं रह गई है। और उसके पीछे वजह यह है कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवैये को भी देखिए, जब वो अपने खिलाड़ियों के फिटनेस पे, अपने खिलाड़ियों की बैटिंग के कौशल पे, बॉलिंग कौशल पे, फील्डिंग पर, इन सारी चीजों से इतर जाकर के तरह तरह की बातों में, तरह तरह के मुद्दों में अब खुद को इन्वॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे नतीजा इसी तरह का होगा। और हाल के वर्षों में यही चीज हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो एक तरीके से अपने आप को
अपना स्पोर्ट्स के अपलिफ्टमेंट की जगह अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे रखा है, जिसका असर जमीन पर जो है नजर आता है। आप देखेंगे किस तरीके से जब पीछे मैच में, पीछे वाले मैच में क्या हुआ था कि भारत की पाकिस्तान की जमीन पर नहीं खेलेगा, तो उसको लेकर के कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी मैच को जीतने के लिए सिर्फ आप बैट्समैन या बॉलर्स या फील्डर्स पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, बल्कि ये तो एक टीम एफर्ट है, और टीम एफर्ट में कोई भी एक कंपोनेंट अगर ढीला होता है तो निश्चित तौर पे नतीजा जो है हम सबके सामने है। और पाकिस्तान के जी जो सामने कुछ हो रहा है, वो खिलाड़ियों के साथ साथ क्या है कि बोर्ड जो है वो भी ज्यादा जिम्मेदार है। जी, तो बोर्ड ज्यादा जिम्मेदार है, जिसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को इतने प्रेशर में ला दिया है। शेखर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने बताया कि भारत ये मुकाबला जीतता है तो फाइनल की राह उसकी आसान हो जाएगी। अगर पाकिस्तान हारता है तो क्या उसके आगे चांसेस बने रहेंगे? क्या एक बार फिर से हम आगे भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देख पाएंगे शेखर इस टूर्नामेंट में? बिल्कुल। सुपर फोर में तो ये पहला मुकाबला है। अगर भारत भी अपने बाकी मैच, मतलब एक टीम को कम से कम सुपर फोर में 2 मैच जीतने पड़ेंगे, तभी वो क्वालिफाई कर सकती है आगे के लिए। 3 मैच खेले जाने हैं हर टीम को, बाकी के जो 3 टीम है उसके खिलाफ 3 मैच खेले जाने हैं। उनमें से अगर 2 मुकाबले जीत जाती है तो उनके 4 अंक हो जाते हैं और वो फाइनल में पहुंच जाएगी। और जो 2 हार, अगर जो मैच टीम 2 मैच हार गई तो वो बाहर हो जाएगी। तो डेफिनेटली अगर आज भारत पाकिस्तान को हरा देता है और पाकिस्तान इसके बाद अगर 2 मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाता है तो उसके भी चांस है फाइनल में। फाइनल भिड़ंत तो हो सकती है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत हुई है सुपर फोर की और भारत और पाकिस्तान का पहला मुकाबला है। तो आज जो भी टीम जीतती है उसके पास एक मैच और जीत के आगे बढ़ने का मौका होगा। वहीं अगर आज कोई टीम हार जाती है उसके बाद तभी चांसेस हैं कि अगले मैच वो जीते और अच्छे रन रेट से जीते। भारत के लिए ये अच्छी बात है कि रन रेट के लिहाज से उसको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओमान के साथ थोड़ा सा टक्कर की मैच हो गई नेक टू नेक, इस वजह से थोड़ा सा रन रेट में फर्क पड़ा। अगर थोड़ा सा अच्छे मार्जिन से अगर इंडिया उस दिन भी जीत जाती तो आज रन रेट और ज्यादा बेहतरीन होता, क्योंकि जब अंक बराबर होते हैं तो रन रेट ही एक आधार होता है जिसके आधार पर आगे क्वालिफाई कोई भी टीम करती है। तो अभी अगर हम मैचों की अगर बात करें तो अगर हम पिछले 5 मैचों की बात करें दोनों ही टीमों की, तो भारत T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल, तो भारत ने 5 जो मुकाबले खेले हैं 5 के 5 मुकाबले वो जीता है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो 4 मुकाबले जीता, 1 हारा है। और वो जो लास्ट जो हारा है वो पिछले संडे की बात कर रहा हूँ, भारत ने उनको हराया था। तो चाहे आंकड़ों की बात करें या फिर टीम सामंजस्य की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी आउट हो जा रहे हैं। तो शायद हालांकि उनको एक मौका पाकिस्तान के पास दिया जाएगा। अब हालांकि जो बस भारत को फायदा, आज जो दबाव में पाकिस्तान की टीम है उस प्रेशर को बनाए रखना होगा, चाहे उनको पहले बल्लेबाजी करें या फिर पहले गेंदबाजी करें। तो जो भी प्रेशर बनाए रखेगा अदर टीम पे वो जीतेगा। पाकिस्तान पूरा जोर आजमाइश करेगा आज, किसी भी तरह से भारत को हराए और आगे के राउंड राह जो आसान करे। वही भारत अपना जो अभी तक का उसका जीत का सिलसिला चल रहा है, जारी है, वो अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा और खासकर पाकिस्तान को हराकर अपनी राह। तो शेखर जैसा बता रहे हैं, प्रेशर बनाए रखेंगे दोनों टीमें। एशिया कप 2025 का सुपर 4 का मुकाबला, भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने। लगातार दूसरा हफ्ता है जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। पिछली कंट्रोवर्सी की जो छाया है वो भी इस मैच में पड़नी स्वाभाविक है, जैसा ललित ने बताया। तो कुल मिलाकर आज की शाम बहुत दिलचस्प होने वाली है। रात 8 बजे दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला होना है, एशिया कप का सुपर 4 का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। तो आज की शाम बेहद रोमांचक होने वाली है। इस मैच के तमाम पहलुओं पर और उससे बाहर जो चीजें कंट्रोवर्सी है, जो मैदान के बाहर जो होती हैं होंगी, उस पर बात हमने की बहुत डिटेल में। ये बात रखी शेखर और ललित राय ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का। और
द फेडरल देश में इतना ही, और इस मैच पर हमारी नजर बनी हुई है, इसके नतीजे पर नजर बनी हुई है, इस मैच के इर्द गिर्द क्या होता है उस पर भी नजर बनी हुई है। द फेडरल देश में आगे हम इसे आपको लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।